नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इकाई में हम भोर का तारा एकांकी की कथा वस्तु को जानेंगे और उससे पहले एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे और व्यक्तिगत सुख का बलिदान करके सामाजिक सुख और देशभक्ति की भावना से हम परिचित होंगे। देश और समाज विकास के लिए त्याग, समर्पण, सेवा जैसे श्रेष्ठ गुणों की जो महत्ता है उसको समझ पाएंगे और देश और समाज स्वास्थ्य और रक्षा के लिए आवश्यक गुणों का अनुकरण करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा गांव में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने वाले माथुर अपने विद्यार्थी जीवन से नाट्य क्षेत्र से जुड़े थे। उन्होंने 1941 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में भारत में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था और वे 6 वर्ष तक बिहार शासन में शिक्षा सचिव और 1 साल से अधिक समय तक कमिश्नर और 7 वर्ष तक नई दिल्ली में आकाशवाणी के महासंचालक थे। वे 1 वर्ष के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो रहे थे और उन्होंने कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाई थी। तो छात्र जीवन से नाट्य रचना करने वाले माथुर जी ने 14 वर्ष की अवस्था में शिवाजी नामक नाटक लिखा और उनके भोर का तारा संग्रह के सभी एकांकी छात्र जीवन में लिखे और खेले गए थे। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां प्रकाशित हुई है वो इस प्रकार है। नाटक शिवाजी, कोणार्क, पहला राजा, शारदिया और दशरथ नंदन। एकांकी संग्रह है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, रीढ़ की हड्डी और मेरी बांसुरी। संस्मरण इन्होंने लिखे 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना। अब हम भोर का तारा जो इनकी एकांकी है उसका परिचय देखेंगे। तो भोर का तारा एकांकी इसकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि ये सन 455 ईस्वी के निकट जो गुप्त साम्राज्य था उससे संबंधित है और इसमें कर्तव्य और भावना में समन्वय स्थापित करते हुए आदर्श की स्थापना की गई है। तो एकांकी का जो नायक है प्रसिद्ध कवि शेखर अत्यंत भावुक है। वह अपनी प्रेयसी छाया से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह पाता है। अब है ना, तो छाया की प्रेरणा से वह भोर का तारा नामक महाकाव्य लिखता है। उसकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर के उज्जैनी के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य उसे राजकवि के रूप में सम्मानित करते हैं। तो राजकवि बनाए जाने की खुशी में वह अपनी रचना भोर का तारा प्रेयसी छाया को उपहार के रूप में प्रदान करना चाहता है। उसी समय देश पर हूणों का आक्रमण होता है। तो देश की रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। तब जनता में देश रक्षा की भावना जगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो शेखर पर आ जाती है और वह अपने काव्य और प्रेम की बलि देकर के जनता में देश प्रेम जगाते हुए गांव-गांव में घूमता है। और देश के लिए चले जाने के कारण जो छाया होती है वह उसे दुखी रहने लगती है। उसे शेखर का मित्र माधव समझाता है कि तुम्हारा भोर का तारा ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर के जल्द ही वापस लौट आएगा। तो इस प्रकार नई आशा से एकांकी का सुखांत होता है। अब इस एकांकी का आशय हम देखेंगे कि ये जो एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। इसका वातावरण सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। की कथा वस्तु सन 455 के समीप उज्जैनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर अंकित एक बलिदान की गाथा है। शेखर उज्जैनी का एक कवि है। गुप्त सम्राट का एक कर्मचारी माधव उसका मित्र है। शेखर की प्रेयसी छाया है। वह छाया से प्रेम करता है और वह एक अच्छी नर्तकी है। संयोग से उसके नृत्य पर मुग्ध होकर के उसी की सिफारिश से सम्राट शेखर को राजकवि बना देते हैं। तो राजा के आदेश से
छाया का भाई मंत्री देवदत्त तक्षशिला जाकर के वहां के राजा क्षत्रिय वीरभद्र के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करता है। उसी समय शेखर और छाया का विवाह हो जाता है। तो छाया की प्रेरणा से शेखर भोर का तारा नामक महाकाव्य रचता है। यह महाकाव्य शेखर की बड़ी लगन का फल है। इस महाकाव्य के द्वारा शेखर कवि कुल शिरोमणि होने के स्वप्न देखता है। उसी समय माधव युद्ध भूमि से लौटकर आता है और हूणों के सरदार तोरमाण के भारत पर आक्रमण की सूचना देता है। तो माधव देश के लिए छाया से शेखर की भिक्षा मांगता है। उसे विश्वास है कि शेखर अपनी ओजमयी कविता द्वारा हजारों देशवासियों में देश की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र उठाने का मंत्र दे देगा। तो देश की विपत्ति देख करके वह अपनी भावनाओं को दूर करके देश की रक्षा करने में जी जान लगा देता है। वह अपना महाकाव्य फाड़ करके जला देता है और माधव के साथ जनता को उत्साहित करने के लिए गांव-गांव घूमता है। तो वह सच्चा देशवासी होने के कारण अपनी भावनाओं की बलि देता है। वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता है। उसको इस बात का पूरा एहसास है कि कवि या कलाकार को स्वयं को अपने जीवन में ही नहीं खो जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं तक की सीमित नहीं हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि अपने युग के बाह्य जीवन और जो सामाजिक परिवेश है उसको देखना और समझना चाहिए। युगीन समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए, तभी सच्चे देशवासियों का कर्तव्य पूर्ण होगा। तो शेखर इसी विचारधारा को करनी में परिवर्तित करता था। वह स्वदेश रक्षा के लिए प्रेम और राजकवि के पद का त्याग करता है। तो देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों भुजाओं को संगठित करना शेखर का एकमात्र ध्येय बन जाता है। देश की बलिवेदी पर वह अपना व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक सुख, जीवन और यहाँ तक कि महाकाव्य का भी बलिदान कर देता है। तो शेखर के प्रयासों के कारण हजारों लाखों लोगों में एक चेतना का संचार होता है। वे देश रक्षा के लिए तैयार होते हैं और युद्ध क्षेत्र में शहीद होते हैं। तब माधव छाया को समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर को अब तक भोर का तारा कहा जाता था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। तो शेखर ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर के पाठक के समक्ष आता है और यही एकांकी का समापन होता है। एकांकी का प्रारंभ सहज रूप में एक रोचक तरीके से होता है और उसका अंत भी जोरदार होता है। तो यह अंत जो है वो प्रतीकात्मक और आकस्मिक कहा जा सकता है। तो एकांकी का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस एकांकी को प्रभावी कहा जा सकता है, एक सफल एकांकी कहा जा सकता है। तो पात्रों की संख्या भी इसमें सीमित है और इसका जो पात्रों का चित्रण है वो मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। तो सृजनात्मक और विचारात्मक भाषा प्रयोग के कारण एकांकी का साहित्यिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ गया है। शिल्प की दृष्टि से ये एक सफल एकांकी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें रंगमंच की सफलता को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो एकांकी है इसमें कवि और राजनीतिज्ञ की महत्ता स्थापित की गई है। शांति के अवसर पर श्रृंगार में मग्न रहने वाला वीर सैनिक युद्ध के नगाड़े बजते ही केसरिया बाना पहन करके युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। तो वैसे ही कवि दोहरा व्यक्तित्व रखता है। वह फूल से भी कोमल भावमयी कविता लिख करके स्वप्नों का एक संसार निर्माण करता है, लेकिन प्रसंग आने पर वज्र से भी कठोर लिख करके सैनिकों को प्रोत्साहित करके देश की रक्षा में सहायक बनता है। तो इस तरह कवि राजनीतिज्ञ और सैनिक से भी श्रेष्ठ साबित होता है। तो प्रेमी जीवन की मानसिकता का भी सवाल यहाँ उठाया गया है। अब हम इस एकांकी में नारी स्वाभिमान देखेंगे, जो कि प्रमुख स्त्री पात्र है वो छाया नाम से है। तो छाया एक मामूली कवि शेखर की प्रियतमा है। माधव शेखर से प्रार्थना करता है कि वह अपनी ओजमयी कविता से गांव-गांव जाकर के क्रांति की
ज्वाला फैला दे, जिससे हजारों लाखों भुजाएं अपने सम्राट और देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में लें। तो शेखर का भावुक हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्तव्य पथ को समझकर वहां से चला जाता है। तो छाया को माधव की ये बात बहुत चुभती है, लेकिन शेखर को उसके दूर चले जाने के कारण वो माधव को डांटती है। जैसे उसी के शब्दों में हम देखते हैं, छाया के शब्दों में, कि अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव तुमने वह नारी सुलभ स्वभाव से कुछ तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। तो विचलित हो जाती है छाया। शेखर के काव्य और प्रेम के प्रति इतनी अधिक स्वार्थी हो जाती है कि वह अपने कर्तव्य को भूल जाती है। तो माधव के शब्दों में कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर अब तक का भोर का तारा था, अब प्रभात का सूर्य होगा। फिर माधव के समझाने पर छाया सिर उठाती है और अपने प्रतिष्ठा और अपने देश की रक्षा के लिए अपने हृदय को कठोर बना लेती है। तो कर्तव्य और भावना के संयोग द्वारा एक आदर्श की स्थापना यहाँ की गई है। अब हम एक बार जगदीश चंद्र माथुर की जो एकांकियाँ हैं उनका महत्व देखते हैं कि हिंदी एकांकी के क्षेत्र में इनका नाम उतना ही जाना पहचाना लगता है जितना कि हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 दैनिक जीवन की नीरसता, सौंदर्य और भावालोक के आकर्षण में रची गई है। तो भोर का तारा 1937 में कर्तव्य और भावना के संयोग द्वारा आदर्श की स्थापना की गई है। ये एकांकी आजकल के पाठक को शायद सेंटिमेंटल जान पड़े, पर जब कभी देश की सुरक्षा की चुनौती सामने आई, इस एकांकी की मांग बहुत बड़ी है। कलिंग विजय और जो 1939 में इनकी एकांकी प्रकाशित हुई थी, उसमें सांची के स्तूप उत्कीर्ण मूर्तियों में भी मौर्यकालीन जो स्थितियां हैं वो दिखाई देती है। सम्राट अशोक का कलिंग पर आक्रमण और उसके बाद बौद्ध धर्म परिवर्तन करके और अहिंसा का प्रचार करना, ये सभी घटनाएं इतिहास से प्रभावित है। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो वृत्ति है वो अंतर्मुखी है। वे दुनियादारी की कमजोरियों पर तर्क वितर्क करना नहीं चाहते। तो उस समय 1936-37 के ऐसे सफल नाटककार हुए जिन्होंने स्त्री जीवन को लेकर के, उसकी पद मर्यादा को लेकर, उसके मान सम्मान को लेकर रचनाएं की। और साथ ही जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 में गुप्त काल की भारतीय नारी की समस्याओं का अंकन उन्होंने प्रस्तुत किया। अन्याय का विरोध न करने से अन्याय बढ़ता चला जाता है। तो भोर का तारा की नायिका छाया का प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं है, बल्कि अवसर आने पर वह अपनी भावनाओं को समेट लेती है, जिससे स्वाभिमान का कुछ भी अंश है जिसमें वह दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहती, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, इन सब का प्रमाण है। तो इतिहास कहीं भी संपूर्ण और अंतिम नहीं होता, समय समय पर नएपन के प्रवेश की गुंजाइश उसमें मौजूद रहती है। तो अब हम इनके अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे इस एकांकी के। सबसे पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस परीक्षा में भारत में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज। दूसरा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो रहे थे? तो इसका ऑप्शन है मुंबई, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और शिवाजी। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिर है, शेखर की प्रेयसी का क्या नाम था? तो शारदिया, छाया, माया या उज्जैनी। तो इसमें हम लिखेंगे छाया। फिर तो कवि कुल शिरोमणि होने के स्वप्न कौन देखता है? माधव, सम्राट स्कंदगुप्त, देवदत्त या शेखर? तो हम इसमें लिखेंगे शेखर। फिर अगला जो प्रश्न है उसमें है कि उस समय भारत पर किसने आक्रमण किया था? कौन सी जाति ने उस पर आक्रमण किया था? अंग्रेज, हूण, मुस्लिम और आर्य। तो हम इसमें लिखेंगे हूणों ने आक्रमण किया था।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर पाठक के सामने कौन आता है? शेखर, माधव, देवदत्त या सम्राट स्कंदगुप्त? तो इसमें हम लिखेंगे शेखर ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर के पाठक के सामने आता है। अगला प्रश्न है शेखर किस सुख का बलिदान करता है? तो इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत सुख। तो शेखर व्यक्तिगत सुख का बलिदान करता है। अगला प्रश्न है कि माधव देश के लिए किससे शेखर की भीख मांगता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? छाया। ठीक है, छाया से भीख मांगता है। अगला प्रश्न है भोर का तारा संग्रह के सभी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने कौन से जीवन में लिखे? जीवन के किस काल में लिखे? तो इसमें हम लिखेंगे छात्र जीवन में लिखे। फिर भोर का तारा ये एकांकी किस प्रकार की एकांकी है? तो यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। ठीक है, तो अब इस एकांकी के सारांश के रूप में हम कहेंगे कि यह जो एकांकी है इसके रचनाकार या एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर है, जो कि एक प्रतिभाशाली एकांकीकार है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही नाट्य शैली का प्रारंभ किया था और यह एकांकी उनके छात्र जीवन में लिखा और प्रयाग विश्वविद्यालय के म्योर हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक तभी अभिनीत भी किया जा चुका है। फिर ये एकांकी जो है ऐतिहासिक एकांकी है और उज्जैनी के कवि शेखर के राष्ट्र प्रेम का निदर्शन इसकी मूल संवेदना है। तो दो दृश्यों में प्रस्तुत ये जो एकांकी है अपने भाव पक्ष में जितनी उदात्त है, अपने कला पक्ष में भी उतनी ही सशक्त कही जा सकती है। फिर इस एकांकी का जो नायक है वो अपने प्रेम और व्यक्तिगत सुख की बलि देकर के देश रक्षा के लिए प्रस्तुत होता है। उसकी ओजमयी वाणी द्वारा हजारों लाखों दिलों में देश प्रेम की भावना का निर्माण होता है और वो देश की रक्षा के लिए तैयार होता है। फिर एकांकीकार ने समाज सुख के लिए व्यक्ति सुख को समर्पित करने में ही व्यक्ति जीवन की सार्थकता मानी है और प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं से कर्तव्य और देशभक्ति की भावना सदैव बढ़कर होती है। तो इसे एकांकीकार ने प्रतिपादित किया है। तो इस एकांकी का जो कथानक है और पात्रों का जो चरित्र चित्रण है, संवाद योजना है, भाषा और शिल्प की जो मंचीयता है आदि सभी की दृष्टि से आलोच्य एकांकी को हम सफल एकांकी कह सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के साहित्यिक जीवन के बारे में भी हम कह सकते हैं कि उनका जो अध्ययन काल है वहीं से इनका लेखन काल भी प्रारंभ होता है। तो आरंभ में ही इनकी रुचि अभिनय की ओर थी और प्रयाग विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन में उन्होंने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया था और 1930 में इनके 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए थे। प्रयाग में उनके नाटक चांद और रूपा पत्रिकाओं में न केवल छपे थे बल्कि उन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भी भाग लिया था। और भोर का तारा जो इनकी संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई हैं। तो यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई बढ़ती गई। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त जो अनुभव है उसने सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके एकांकी जीवन के जो यथार्थ संवेदना है उसको इन्होंने चित्रित किया। तो व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्यम वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है और इनके पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। तो इन विशेषताओं को अंकित करने में इनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई और इनकी जो शैली है वो मंझी हुई है। कथोपकथन सुगठित और सजीव है। कथोपकथनों के माध्यम से इन्होंने पात्रों की मानसिकता को व्यक्त करते हैं और कथोपकथन वातावरण के अनुकूल ही दिखाई पड़े हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने भोर का तारा एकांकी का
परिचय और जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यिक परिचय देखा, और इस एकांकी के परिचय के साथ साथ हमने इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, इसका आशय क्या है, और इस एकांकी में नारी स्वाभिमान को किस तरह से चरितार्थ किया गया है, इस सब की अपने जानकारी ली।